देखिए, एक होता है बेटा टॉपिक। अब ये टॉपिक है, एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अब ये टॉपिक है, ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली convenient but often more effective than traditional classroom instruction। ये 2023 का टॉपिक है। कहते हैं ऑनलाइन लर्निंग ना सिर्फ कन्वीनियंट है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। कन्वीनियंस का मतलब आसानी फराहम कर रही है, ठीक है, बट ऑल्सो मोर इफेक्टिव, बल्कि ज्यादा इफेक्टिव है देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। किससे? ऑनलाइन लर्निंग और ट्रेडिशनल क्लासरूम्स लर्निंग, इन दो चीजों का कंपैरिजन कर रहा है ये टॉपिक। और वो कह रहा है कि ऑनलाइन लर्निंग ना सिर्फ कन्वीनियंट है बल्कि ज्यादा इफेक्टिव है ट्रेडिशनल क्लासरूम्स इंस्ट्रक्शन से। इंस्ट्रक्शन, देखो, लफ्जों से, लफ्जों के ऊपर ना बैठ के चिल्ले नहीं काटा करते, पूरे के पूरा जो टॉपिक है उसको समझा करते हैं। अब यहीं पर हम शुरू कर देंगे, अच्छा इंस्ट्रक्शन से मुराद है तो इसका मतलब सिर्फ ट्रेनिंग हो गई। अब क्लासरूम में टीचर इंस्ट्रक्ट करता है लेकिन वो पढ़ाता भी तो है, तो क्या पढ़ाना इंस्ट्रक्शन में आता है या नहीं आता? ये नॉनसेंस कॉन्सेप्ट्स हैं। आप पूरे टॉपिक का डिस्कोर्स देखो। टॉपिक का डिस्कोर्स ये है, ऑनलाइन लर्निंग और ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग। ऑनलाइन एजुकेशन और ट्रेडिशनल क्लासरूम एजुकेशन, इन दो का कंपैरिजन कर रहा है वो। अच्छा, कंपैरिजन में कर क्या रहा है वो, कि ऑनलाइन लर्निंग को कह रहा है कन्वीनियंट है, साथ ही में ये कह रहा है कि वो मोर इफेक्टिव है देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये टॉपिक है। अब इस टॉपिक के ऊपर ऐसे नहीं लिखा जाता। टॉपिक पे ऐसे लिखना है तो फिर लिख दो जो कुछ उसने कहा, कहो जी हाँ जी ऐसा ही है, और टॉपिक अपना स्टार्ट कर दो। अच्छा, अगर आप समझते हो कि ऐसा ही है तो टॉपिक पे ऊ बहू वैसा ही लिखो, फिर टॉपिक पे लिखो। लेकिन अगर टॉपिक पे ही ऐसे लिखे जाने होते तो फिर, एक मिनट ठहरे। मैं आपको एक टॉपिक बताता हूं। ये देखें, एक मिनट में देखूं ये और किधर है, आपको एग्जैक्ट मैं बताऊं ये। हाँ, 2016 का टॉपिक है ये। और ये टॉपिक है फ्रेल्टी डायनेमिस विमेन। फ्रेल्टी डायनेमिस विमेन, औरत कमजोरी का नाम है, औरत कमजोरी की अलामत है, औरत वीकनेस की अलामत है। फ्रेल्टी का मतलब वीकनेस। अब उसके अंदर मॉरल वीकनेस, उसके अंदर साइकोलॉजिकल वीकनेस, पे सारी वीकनेस आती है। अब अगर टॉपिक पे ही ऐसे लिखना है तो फिर आप इसके हक में लिख दो हाँ जी ऐसा ही है। क्या आप इस टॉपिक के हक में जाओगे? टॉपिक के नो सर। नहीं जाएंगे गवर्नमेंट आप। की बात। हाँ, आप फिर देखो, टॉपिक के अंदर जो एक बहस छुपी हुई है, जो एक डिबेट, जो लॉजिक छुपी हुई है, उसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है उकसाना। देखो ना मेरा बच्चा, ये कोई मैट्रिक का मैट्रिकुलेशन
या कोई इंटरमीडिएट का तो ऐसे है नहीं जिसमें सिर्फ वो कहें कि सुनाओ जी मैच का आंखों देखा हाल है। फुटबॉल मैच और रोड एक्सीडेंट, वो जो नैरेटिव एसेज होते होते हैं, तो आप सिर्फ वही रोड एक्सीडेंट के बारे में लिख दो कि क्या कैसा हुआ था। विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, उसमें आपने विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस ही लिखना है। और मैंने आपको शुरू में जब पेपर इंस्ट्रक्शंस और सिलेबस इंस्ट्रक्शंस पढ़ाई थी, तो उसमें जो चीजें खुल के सामने आई थी वो यही चीज है कि एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस किस चीज का करना है? जब मैंने आपको एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स का और आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स का समझाया था, तो एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स, आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स, दोनों के अंदर ही एनालिसिस होता है, थ्रू एविडेंस, थ्रू लॉजिक। कंपेयर करते हो आप डिफरेंट चीजों को, एनालाइज करते हो आप, रेफरेंसेस डालते हो। तो जब हमने एनालिसिस करना है तो वो किस चीज का करना है? तो सबसे पहले तो टॉपिक का एनालिसिस करना सीखो ना। टॉपिक का एनालिसिस करके जो आप उसका हिडन मीनिंग, जो आप एग्जामिनर जिस बात पे आपसे बहस करवाना चाहता है, ये जो आप ढूंढते हो इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। और प्रॉम्प्ट फ्राइलिटी डायनेमिक्स वुमेन का ये है कि भाई बहस करो, क्या वाकई औरत कमजोरी का नाम है या नहीं, या आपका कोई और स्टांस है तो पेश करो। तो जब आप प्रॉम्प्ट को समझ लेते हो, तो फिर अपना स्टांस बनाते हो कि भाई स्टांस आप अपने दिमाग में ये सोचते हो कि भाई मैं तो इससे एग्री नहीं करता। मतलब किन बुनियादों पे कहा जा रहा है कि औरत कमजोरी का नाम है? क्या उसकी फिजिकल एबिलिटीज को देखते हुए कहा जा रहा है? मेंटल एबिलिटीज को देखते हुए? किस तरह से उसको कहा गया है कि कमजोरी का नाम? इमोशनली वीक है वो, तो जंगें जो है वो औरतों ने लड़ी हैं सारी की सारी दुनिया में। एक मैं और आपको टॉपिक बताऊं। अब हम प्रॉम्प्ट और स्टांस की बात कर रहे हैं। देखो, ये देखें, ये है एक और टॉपिक 2019 का। कहता है लेट देयर बी मोर लाइट इन द कॉरिडोर्स ऑफ वर्शिप प्लेसेस। लेट देयर बी मोर लाइट इन द कॉरिडोर्स ऑफ वर्शिप प्लेसेस। ये है 2019 का टॉपिक। अब मेरा बच्चा, अगर टॉपिक पे लिखना है तो फिर तो आप यूं लिखो ना कि लाइट की कितनी किस्में हैं। बल्ब भी होता है, ट्यूबलाइट भी होती है, एनर्जी सेवर्स भी होते हैं, मरकरी लाइट्स भी होती हैं। अच्छा, फिर आप बताओ कि वर्शिप प्लेसेस जो है वो उनकी कितनी किस्में हैं। उनके बरामदे, कॉरिडोर्स, उनके बरामदे किस किस तरह के बनाए जाते हैं। वर्शिप प्लेसेस के बरामदों में ज्यादा लाइटें लगानी चाहिए क्योंकि लोगों को नजर नहीं आता ठीक। और हुकूमत को बहुत तवज्जो देनी चाहिए कि वो वर्शिप प्लेसेस, क्योंकि वो उनमें अंधेरा होता है तो वहां पर ज्यादा लाइटें लगाए। ये मतलब है इसका। अगर टॉपिक पे लिखना है तो इस पे लिखो फिर। बेटे, इसके अंदर एक स्टांस छुपा हुआ है, इसके अंदर एक प्रॉम्प्ट छुपा हुआ है। प्रॉम्प्ट आपको ये कह रहा है कि यहां लाइट का मतलब क्या है। इबादत गाहों के बरामदों में ज्यादा रोशनी आने दो, लेट लेट देयर बी मोर लाइट। तो लाइट का मतलब कहीं यहां लाइट ऑफ नॉलेज, लाइट ऑफ अवेयरनेस, लाइट ऑफ टॉलरेंस, लाइट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन तो नहीं है। और अगर इस लाइट का मतलब ये एनर्जी सेवर और बल्ब्स और ट्यूबलाइट्स की लाइट्स नहीं है, तो फिर लाइट का क्या मतलब है? और वर्शिप प्लेसेस में ही इस लाइट को क्यों, कॉरिडोर्स में इनको क्यों ज्यादा आने का कहा जा रहा है? तो ये है इसका प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में हमने ये समझना होता है कि टॉपिक के अंदर जो छुपी हुई बहस है वो क्या है।
और फिर हमने अपना स्टांस बनाना होता है। और स्टांस हमने कैसे बनाना होता है? अब इसका मैं स्टांस ये बनाऊंगा अपने माइंड में, क्योंकि लोग मजहब से सेंसिटिवली अटैच होते हैं, क्योंकि लोग रिलीजियस लीडर्स की बात पे बहुत ज्यादा कान धरते हैं। एंड यू कैन नॉट कंट्रोल द masses generally, well, it is generally speaking, generally you cannot control the masses through law, only law. But if you try to control the masses through religious awareness or religious obligations, they will follow as an act of virtue, as an act of goodness. Now, this can be a stance. वेस्टर्न वर्ल्ड तो बदल चुका बहुत ज्यादा। वहां तो मजहब को कोई इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। वहां पर तो रीजन की बात की जाती है। वेस्ट में तो एथियस्टिक कॉन्सेप्ट्स बड़े स्ट्रांग हो गए हुए हैं, और वेस्ट में तो लॉज इतने उन्होंने स्ट्रांग कर दिए हैं कि लोगों को चाहते ना चाहते हुए उन लॉज पे चलना पड़ता है। लेकिन उसी वेस्ट में भी तो लोगों को रिलीजन की बेस बना के मारा जाता है कि नहीं मारा जाता? कभी मॉस्क पे हमला किया जा रहा है, कभी फैमिली को कुचला जा रहा है, मुस्लिम फैमिली को। कभी मस्जिद के बाहर आकर एक शूटर गोलियां चला के मुस्लिम्स को मार देता है। कभी किसी सिख पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को मार दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो वायलेंस है वो वहां पर मौजूद है, रिलीजियस हेट्रेड भी वहां पर मौजूद है, एक दूसरे के मजहब से नफरत करना और एक दूसरे के मजहब की बुनियाद पर दूसरे को मार देना। जो वेस्ट अपने आप को बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड और एडवांस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड समझता है, तो वहां भी ये चीजें हैं। अच्छा, अब ये सारे का सारा मेरे दिमाग में स्टांस बन रहा है, और मैं कहूंगा, मैं ये सोचूंगा, क्योंकि रिलीजियस प्लेसेस पे लोग आके बात सुनते हैं, their spiritual, they listen to their spiritual or religious leader. So the spiritual or the religious leader should guide them, should enlighten their minds to respect humanity without the discrimination of caste, color, religion, or creed. And there are also several students who are educated at the worship places, may it be the nunnery or the monastery or a madrasa. Such students should have a complete right to get modern and scientific and technological education. तो क्या वहां पर पढ़ने वाले बच्चों को हक नहीं है कि वो जदीद साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन हासिल करें? तो इसकी तो केस स्टडी बड़ी स्ट्रांग बनती है अगर पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव में देखें तो। हमारे यहां मदरसा के बच्चों को क्यों महरूम रखा जाता है? जो उमरा के बच्चे हैं वो आला जगहों पर पढ़े,
जदीद तालीम लें, वो टके का उनको रिलीजन का पता नहीं, जिसको वो एथिक्स और मैनरिज्म और मोरालिटी, वेस्टर्न मोरालिटी समझ रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि उससे कहीं आला दर्जे की मोरालिटी हमारे रिलीजन इस्लाम में मौजूद है, टके का उनको पता नहीं। तो क्या उन ऐसे ही लोगों को हक है कि उनको मॉडर्न एजुकेशन दी जाए, उन्हें बेहतरीन साइंस पढ़ाई जाए? तो इसके ऊपर तो पाकिस्तान के तनाजुर में केस स्टडी बहुत ज्यादा बनती। अब ये मेरा स्टांस बन रहा है यहां पे। अब ये जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं ना, ये मैं रफ वर्क में लिखता जाऊंगा, पॉइंट्स बनाता जाऊंगा, छोटे 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 छोटे, या मैं क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा। तो प्रॉम्प्ट जो होता है वो टॉपिक के अंदर छुपी हुई बहस है, और उस बहस के ऊपर जिस अंदाज में आपने ऐसे लिखना है वो आपका स्टांस है। उसी स्टांस को फिर आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर मुंतकिल करते हैं। अच्छा, अब देखो। अच्छा, यहां तक बात समझ आई है मेरी? जिस बच्चे ने बेटी ने पूछा था कि सर प्रॉम्प्ट स्टांस से क्या मुराद है? जी सर, आ गई है। हाँ। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस करते क्या हैं? ये आपको प्रॉम्प्ट समझने में भी हेल्प करते हैं। ये सबसे पहला काम है जो हमने करना होता है। टॉपिक पे क्वेश्चन दागें, टॉपिक को समझें। ये कोई बंदा है, ये आगे किसी बंदे ने बोला है, कोई आपके सामने बैठा है, कोई आपके सामने बड़ा आदमी बैठा है, मैच्योर आदमी बैठा हुआ है, और वो ये लाइन बोलता है आपके सामने: ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव देन द ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। और आप छोटे से बच्चे हो, क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे उससे? सबसे पहले मैं अगर पूछूंगा तो मैं कहूंगा ऑनलाइन लर्निंग क्या होती है, और मैं हूं भी इधर का, पाकिस्तानी बच्चा। ऑनलाइन लर्निंग के कितने मीन्स हो सकते हैं? फिर मैं उसे पूछूंगा ये कन्वीनियंट कैसे है। फिर मैं पूछूंगा भाई साहब आप मुझे ये बताओ कि, अच्छा वो कहेगा जी इस तरह से कन्वीनियंट है। फिर मैं उसे कहूंगा अच्छा भाई साहब ये बताइए कि आपने इसको मोर इफेक्टिव क्यों कहा है? क्या आपने ट्रेडिशनल क्लासरूम की बेइज्जती तो नहीं की? क्या आपने ट्रेडिशनल क्लासरूम की सिग्निफिकेंस को तो इग्नोर नहीं कर दिया? ठीक है कि मैं पूछूंगा कि आजकल ऑनलाइन लर्निंग बड़ा फायदा दे रही है, लेकिन क्या ये कहना ठीक है कि ये मोर इफेक्टिव है ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग से, ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन से? मैं ऐसे सवाल पूछूंगा। ये ऐसे किस टाइप का है? एक्सपोजिटरी भी है, आर्गुमेंटेटिव भी है। ये ऑनलाइन लर्निंग क्या होती है? व्हाट आर द मीन्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग? मीन्स का मतलब जराए कौन कौन से हैं? क्या ऑनलाइन लर्निंग कन्वीनियंट है? इज देयर एनी कॉन्टेक्स्ट टू क्लेम दैट ऑनलाइन लर्निंग इज कन्वीनियंट? अच्छा, आप उससे पूछो भाई साहब आप ये जो कह रहे हो कि ऑनलाइन लर्निंग कन्वीनियंट है, आपके पास कोई इसका बैकग्राउंड है, इस बात का कोई स्याको सबक है? वो कहेगा हाँ है। वो कहेगा जी जब लॉकडाउन लगा हुआ था कोविड डेज में, कोविड-19 का जब लॉकडाउन था, तो जो फिजिकल क्लासरूम्स हैं वो तो बंद हो गए हुए थे, बट द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग नॉलेज डिड नॉट डिसकंटिन्यू। तो वो ऑनलाइन लर्निंग ही थी जिसके थ्रू हमने एक्सपीरियंस किया, और जब ये एक्सपीरियंस हुआ तो फिर प्रॉपरली इसके ऊपर काम किया गया, और दिनों के अंदर ऑनलाइन लर्निंग को बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया गया।
डेज में। फिर मैं उससे पूछूंगा, भाई साहब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉट ओनली और बट ऑल्सो, कि बताइए ये आपने नॉट ओनली बट ऑल्सो क्यों यूज किया यहाँ पे? क्या आप एक ही बात पे जोर तो नहीं देना चाह रहे? क्या आप बायस्ड तो नहीं हो? यानी जब नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज किया जाता है तो एक ही बात को कंफर्म किया जाता है, एक ही बात को कंफर्म किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि अली इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो सिंसियर, तो अली की खूबियों पर ही मैंने जोर दिया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो कह के। यहां कह रहे हैं नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव। ये आपका नॉट ओनली बट ऑफन कहने का मतलब क्या है? फिर आप कह रहे हो ऑफन मोर इफेक्टिव, अक्सर मोर इफेक्टिव हो जाती है। अब मुझे अक्सर पे भी एतराज है। तो फिर मैं उससे सवाल ये पूछूंगा कि ये आपकी स्टेटमेंट पाकिस्तान में जो थरपारकर का इलाका है वहां पर अप्लाई हो सकती है? या मैं कहूंगा कि जो सोमालिया का इलाका है वहां पर ये अप्लाई हो सकती है? क्या मैं कहूंगा कि जो बहुत पसमानदा इलाके हैं अफ्रीका के, वहां पर अप्लाई हो सकती है? आप जरा सर्च तो करना कि कौन कौन से इलाके दुनिया के ऐसे हैं जहां अब तक इंटरनेट नहीं है, या है तो वो अप टू डेट नहीं है, कि जिसके थ्रू एजुकेट किया जा सके। ये आपका होमवर्क है आज का। कौन कौन से दुनिया के इलाके हैं जो आईटी में बहुत पीछे हैं, और ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जो अभी तक इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं हुए दुनिया से? देखें जरा लिस्ट कितनी बड़ी मिलती है आपको। तो मैं उनसे सारे सवाल पूछूंगा। सातवां सवाल, व्हाट इज ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन? ये भी मैं पूछूंगा, छोटा बच्चा हूं ना मैट्रिक का। और ये जो टॉपिक बोला है ये किसी बड़े बंदे ने बोला है मेरे सामने, तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा। ये मैंने आइडियली आपके सामने 10 एक क्वेश्चंस लिख दिए हैं, आप 20 क्वेश्चन बनाना। जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ही अच्छा डीकंस्ट्रक्ट कर लोगे ऐसे को, उतना ही अच्छा आप लोग आउटलाइन बना लोगे, उतना ही अच्छा स्टांस बनाओगे, उतना ही अच्छा इन ये क्वेश्चन बेस है किसी भी ऐसे की, मेरी हम्बल ओपिनियन में। ना क्वेश्चन बनाओ, हिंट लिखते जाओ। पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, देर लगती है तो हिंट लिखते जाओ, क्वेश्चन मार्क डालते जाओ आगे। फिर आप अपने आप से पूछो, डू आई कंप्लीटली अग्री टू द स्टेटमेंट? डू आई कंप्लीटली डिसएग्री टू द स्टेटमेंट? डू आई पार्शियली अग्री टू द स्टेटमेंट? मैं कंप्लीटली अग्री हूं, कंप्लीटली डिसएग्री कर रहा हूं, या मैं पार्शियली अग्री कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं मैं? उसके बाद, इज इट लॉजिकल टू क्लेम दैट ऑनलाइन लर्निंग इज मोर इफेक्टिव? क्या ये कहना लॉजिकल है? वही जो मैंने अपनी बात की थी। क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बनाने के बाद अब प्रॉम्प्ट को मैंने क्या, अच्छा प्रॉम्प्ट अंडरस्टैंडिंग। अब प्रॉम्प्ट में दो मेन पॉइंट्स बने हैं मुझे, मिले हैं मुझे, कि ऑनलाइन लर्निंग कन्वीनियंट है और ऑनलाइन लर्निंग मोर इफेक्टिव है ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के। दो पॉइंट्स हैं इसके, दो पार्ट्स हैं इसके। ऑनलाइन लर्निंग कन्वीनियंट है, इसको तो मैं मानता हूं, लेकिन पार्शली मानता हूं। हर जगह पे कन्वीनियंट, हर हाल में, हर जगह पे, ऑल सर्कमस्टेंसेज में ये कन्वीनियंट नहीं है। Although online learning revolutionized education and knowledge, it spread knowledge a lot, but it is inappropriate to say that it is convenient in all circumstances, in all areas of the world. दूसरा, ऑनलाइन लर्निंग इज मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन।
मुझे इस पे भी एतराज है। यही एतराज तो वो आपके अंदर से निकालना चाहता है। वो एतराज करोगे तो स्टांस बनाओगे ना अपना। अच्छा, अब मैंने अपना जो स्टांस दिमाग में सोचा है ना, वो ये सोचा है, ऑनलाइन लर्निंग इज कन्वीनियंट। कन्वीनियंट तो है, बट इट इज इलॉजिकल टू क्लेम दैट, इलॉजिकल सख्त वर्ड है, इन अप्रोप्रिएट कर देते हैं इसे। It is inappropriate to claim that it is more effective than traditional classroom instruction in all circumstances. Both are effective for comprehensive learning environment. आखिर में अगर आपने both are effective in the comprehensive learning environment क्या, both are effective in a relative, both are effective relatively. दोनों इफेक्टिव हो सकते हैं relatively for a comprehensive learning environment. तो जिस इलाके की जैसी नीड होगी वैसी ही उसके लिए फायदेमंद होगी आइदर ऑनलाइन लर्निंग और ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग। अच्छा, अब एक रफ आउटलाइन मैंने इसकी यूं बनाई। इंट्रोडक्शन लिखूंगा मैं पहले, इंट्रोडक्शन के फिर सेगमेंट्स में बाद में आपको बताऊंगा कि वो किस तरह हमने थीसिस स्टेटमेंट और लिखनी है और किस तरह एक्सपैंड करना है उसको। दूसरा मेरी हेडिंग है यहां पे, दूसरी आउटलाइन है एम्ब्रेसिंग ऑनलाइन क्लासरूम्स। कि ऑनलाइन क्लासरूम्स को मैं पहले तो समझूंगा कि ये है क्या, ऑनलाइन क्लासरूम्स क्या है, टाइप्स क्या है, मीन्स क्या है। इसके नीचे सब हेडिंग्स बन जाएंगे, कई कई पैराग्राफ्स बन जाएंगे। रीडिस्कवरिंग द ट्रेडिशनल क्लासरूम्स। अब मैं ट्रेडिशनल क्लासरूम पे दोबारा नजर डालूंगा कि ट्रेडिशनल क्लासरूम्स के अंदर बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। और जब हम कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करने का वो एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स में कहता है, आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स में भी कंपैरिजन किया जाता है, तो फिर मैं एविडेंसेस दूंगा अपने। नंबर 4, एनालिसिस ऑफ द ऑनलाइन लर्निंग इम्पैक्ट। ऑनलाइन लर्निंग का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, फिर इसका एनालिसिस करूंगा मैं। द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, द कन्वीनियंस, द टाइम मैनेजमेंट एंड लो कॉस्ट और फ्ला फ्ला फ्ला। लेकिन जिन एरियाज के अंदर इश्यूज है वहां पर मैं ये भी कहूंगा कि लो कनेक्टिविटी है, वीक कनेक्टिविटी है, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, फ्ला फ्ला फ्ला। फिर मैं बात करूंगा इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम्स की। और फिर मैं बात करूं, अच्छा, ट्रेडिशनल क्लासरूम्स कैसे कैसे इफेक्टिव हो सकते हैं, फिर मैं उसकी एक लिस्ट बनाऊंगा। ये पांचवा छठा, ये छठा मैंने फैक्टर्स लिख दिए हैं। यानी ये जो दूसरी आउटलाइन है इससे आगे भी दो तीन और बन सकती हैं। इफेक्टिवनेस के आगे सब हेडिंग्स बन सकती हैं, इसके आगे मेन आउटलाइन भी बन सकती है। फैक्टर्स ऑफ वेरिएबल इफेक्टिवनेस, ये है मेरा जहां के मैं स्टांस को जोड़ूंगा। और मैं कहूंगा वेरिएबल इफेक्टिवनेस है, रिलेटिव इफेक्टिवनेस है इसकी, दोनों ऑनलाइन लर्निंग की भी और ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस की भी। और फिर मैं बात करूंगा हाइब्रिड एजुकेशन की। मेरी आवाज, मेरी कॉल, मेरा स्टांस भी तो होना चाहिए। मेरा दिमाग ये कहता है कि हाइब्रिड एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, मेरा ज़हन ये कहता है कि हाइब्रिड एजुकेशन जो है वो, जिसके अंदर दोनों का मिक्सचर हो, वो इफेक्टिव है। आप ना इसको लिखो, आप लोग यहीं पे बात शुरू कर दो कि इसके जो वेरिएबल इफेक्टिवनेस है, द इफेक्टिवनेस ऑफ बोथ ऑनलाइन लर्निंग एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन based upon the is based upon the circumstances and conditions.
of the area, of the people, of the country, of the region. अच्छा, उसके बाद जब मैं इसका रफ इंट्रोडक्शन लिखूंगा, एक रफ सा इंट्रोडक्शन ये है, टॉपिक हमारा क्या है, फिर मैं टॉपिक दोबारा यहां पर बोलता हूं। टॉपिक था हमारा, ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑल्सो मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। The landscape of education has experienced a significant transformation in recent years. स्टेटमेंट है मेरी। The landscape of education has experienced a significant transformation in recent years. पहले भी ऑनलाइन एजुकेशन थी, पहले भी ऑनलाइन लर्निंग थी, लेकिन अब जो एजुकेशन का एक कॉम्प्रिहेंसिव पैनोरामा बन रहा है, उसमें काफी तब्दीली आई है, खास तौर पर कोविड के बाद। Rise of online learning platforms, along with the importance of traditional classroom instruction, have become more beneficial for the learners. ये था मेरा स्टांस। A debate evaluates the effectiveness of these two distinct approaches to education. ये मैंने बात आगे बढ़ाई है। Online learning offers unparalleled convenience and personalized learning experiences. कन्वीनियंस भी है और पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी हैं। The traditional classroom setting also promote face-to-face instructions and sense of community among learners, logical reasoning. However, instead of putting these two methods against each other, क्योंकि ऊपर तो कंपैरिजन कर रहा है ना, ऐसा एक को मोर और एक को लेस करके किसी को हराने जिताने की तो कोशिश ना करे। However, instead of putting these two methods against each other, it is essential to recognize that both online and traditional instructions have unique advantages and limitations. The combination of both promises comprehensive development. ये द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अगर नहीं भी लिखना चाहते तो यहां तक भी बात मुकम्मल हो जाती है। इट इज एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज दैट बोथ ऑनलाइन एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस हैव यूनिक एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। ये है आपकी थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट की प्लेस बिगिनिंग में हो, मिडिल में हो या एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन हो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने अभी आपको सिर्फ एक रफली एक आइडिया दिया है। स्टेटमेंट से मैंने बात शुरू की। राइज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन हैव बिकम मोर बेनिफिशियल फॉर लर्नर्स। ये एक मैंने इंफॉर्मेशन दी। A debate evaluates the effectiveness of these two distinct approaches of education. ये मैंने दूसरी स्टेटमेंट दी। Online learning offers unparalleled convenience and personalized learning experiences. ये मैंने एक और स्टेटमेंट दी। The traditional classroom setting also promotes a face-to-face interactions. Online learning offers unparalleled. ये मैंने पहले लॉजिक दी, पहली लॉजिक ऑनलाइन लर्निंग के बारे में। The traditional classroom setting also promotes face-to-face interactions and sense of community among the learners. ये मैंने दूसरी लॉजिक दी। However, instead of putting these two methods against each other, it is essential to recognize that both online and traditional classroom instructions have unique advantages and limitations. ये मैंने थीसिस स्टेटमेंट दी। थीसिस स्टेटमेंट के अंदर ही मेरा स्टांस है। तो अब ऐसे में मैं जो बहस करूंगा
वो ऑनलाइन लर्निंग के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस पे बात करूंगा, ट्रेडिशनल क्लासरूम्स के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस की मैं बात करूंगा, दोनों की। और उसके बाद अपना एक सिंथेसिस दूंगा। सिंथेसिस में फिर मैं ये कहूंगा, या तो मैं ये कहूंगा कि द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आर एसेंशियल विच इज कॉल्ड हाइब्रिड एजुकेशन, या मैं कहूंगा कि बोथ द मीन्स ऑफ एजुकेशन शुड बी अडॉप्टेड in accordance with in accordance with the demand of the students। या मैं यहां बात कर दूं, तो ये हुजूर एक रफ आउटलाइन, रफ वर्क है जो हमने सारे का सारा करना है। पहले क्वेश्चन पूछना है, डिकंस्ट्रक्शन करने के लिए प्रॉम्प्ट को समझना है, स्टांस बनाना है, रफ आउटलाइन, रफ इंट्रोडक्शन। और ये पांच मैंने आप लोगों के सामने पांच चीजें आइडियली रखी हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चंस की जगह अगर हम हिंट्स लिखते जाएं तो बिल्कुल ठीक है। वो जो दायरे दायरे बना के हिंट्स लिखते जाते हो, जनरली जिसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, वो भी कर लें, वो भी ठीक है। क्वेश्चंस का मेथड मैं इसलिए यूज करता हूं खुद अपनी राइटिंग्स में कि सवाल तो सवाल होता है, और सवाल हमेशा बड़ा होता है जवाब से। बाज़ अगर कई जवाब मिलके एक सवाल का मुकाबला नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन जितने ज्यादा रेज किए जाएं, बेशक वो हिंट्स में बना लिए जाए क्वेश्चन मार्क लगा लगा के, उतना बेहतर होता है। हमें हमारा ये देखो बेटे, क्वेश्चन बनाते बनाते ही एक प्लान हमारे दिमाग में आ जाता है कि हमारा स्टांस क्या होगा, हमारी थीसिस स्टेटमेंट क्या होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछते पूछते ही मेरे दिमाग में आया था कि हमें इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट रखने की बजाय हमें ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि दोनों के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं। तो उसने दोनों का झगड़ा, एक को कमतर एक को बरतर करने की कोशिश की थी। इसलिए मैंने आखिर में कहा कि एक हाइब्रिड टाइप ऑफ एजुकेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रीहेंसिव हाइब्रिड डिजाइन ऑफ एजुकेशन, जो कि अपने आप को मोल्ड कर सके। An education system which is hybrid, which is the combination of both online learning and traditional classroom instruction, which is volatile, which can shape and reshape itself according to the environment, the condition, the circumstances, the demand of the students। अब बहस मतलब ऐसे के अंदर आपकी कॉल, आपकी कोई वॉइस, आपकी अपनी आवाज तो नजर आनी चाहिए ना, ना कि वैसे जैसे फॉर्मूला ऐसे लिखे जाते हैं। बहस स्टार्ट करो, अपना स्टांस लो, अपनी राय दो और उसको प्रूव करो। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, अब तक जो मैंने बात की है इस पे आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछें, उसके बाद फिर मैं अगले पार्ट्स की तरफ जाता हूं। ये कितनी इंट्रो की? जी बेटे। सर इसका साइज कितना इंट्रो का? क्या बेटे, सॉरी आपकी आवाज कट रही है। सर इंट्रोडक्शन टोटल कितना होना चाहिए, मतलब इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? ओके, 50 to 75 वर्ड्स।
यहाँ जो पैराग्राफ की लेंथ है ना, वो जी मैंने सर। बिल्कुल शुरू में आप लोगों को बताया था। अच्छा, मुझे याद नहीं है एक पेज के ऊपर आपके कितने वर्ड्स आते थे। मैंने आपको लाइंस भी गिन के बताई थी कि एक पेज पे लाइन कितनी होती हैं और एक पेज पे एवरेज वर्ड्स कितने लिखे जाते हैं। सर 1 पेज का बहुत है। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको ये बात मतलब कैलकुलेट करके बताई थी कि एक पेज पे लाइंस कितनी होती हैं और एक पेज के ऊपर वर्ड्स कितने लिखे जाते हैं। हाँ, ये देखें, ये है। भूल गए आप? सर मैंने वही पूछ रहा था कि 1 पेज का होना चाहिए या मतलब वर्ड्स कितने होने चाहिए आइडियली मैं वही इंट्रो के। गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग भूल गए जो मैंने आपको पहले बताया था। टोटल लाइन सीएसएस आंसर शीट जो है वो 27, एक पेज पे 27 लाइंस होती हैं और एक लाइन में एवरेज वर्ड्स जो आते हैं वो 5 होते हैं। तो एक पेज के ऊपर आप लोगों के एवरेज वर्ड्स जो है वो 135 होते हैं। अब मैंने ये भी आपको बताया था कि जो पैराग्राफ्स है वो हर पेज पे एक नया पैराग्राफ एग्जामिनर को नजर आना चाहिए। अगर हर पेज पे नया पैराग्राफ नजर आना चाहिए तो पैराग्राफ की जो मैक्सिमम वर्ड काउंट होता है वो 100 बनता है। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन को मैं 50 to 75 वर्ड्स के अंदर लिखना काफी समझता हूं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने उस इंट्रोडक्शन में स्टेटमेंट्स कितनी दी हैं, उसके एविडेंसेस कितने दिए हैं, वो जो आर्गुमेंट डेवलप में मैंने बताया था। तो फिर भी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि इंट्रोडक्शन कितना होना चाहिए, तो आप दिमाग के अंदर रख लें कि वो 75 वर्ड्स का होना चाहिए। लेकिन अगर कम भी बनता है और अच्छा इंट्रोडक्शन बनता है तो रोक दो अपना पेन, आगे चलो, ऐसे में और आगे सर चलो। और सर अगर 1 पेज तक भी जा रहा मतलब थोड़ा से वर्ड लिमिट 20-30 एक्सीड करिए तो कोई इशू नहीं है। देखिए, मैंने अभी गुजारिश की है कि एक पेज के ऊपर आपकी 27 लाइंस हैं और वर्ड काउंट 135 है। अगर आपका पैराग्राफ पूरे पेज पे जा रहा है तो इसका मतलब है कि पैराग्राफ टूटता हुआ उसे नजर ही नहीं आएगा। हर ठीक। पेज पे पैराग्राफ, उसे हर पेज पे नया पैराग्राफ शुरू होना चाहिए, उसे नजर आना चाहिए कि हर पेज पे नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। तो इसीलिए ठीक। मैं जो लिमिटेशन आपको बता रहा हूं वो यही है कि वो 75 वर्ड्स की होनी चाहिए। आप, चलो मैं इस तरह बात कर लेता हूं, आपका जो पेज होता है, पहली बात तो ये वो हाफ से स्टार्ट होता है। ये आप लोगों को बात पता है? आपने जो अपना ऐसे स्टार्ट करना है वो आपको पता है कि वो आपको मिडल ऑफ द पेज से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको अपना ऐसे मिडल ऑफ द पेज से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो अगले मिडल ऑफ द पेज तक आपका वो इंट्रोडक्शन खत्म हो जाना चाहिए। मैं बात समझा पाया हूं अपनी? यस सर बाकी सर जब एक कोई ऐसे पूछेंगे तो इंशाल्लाह बाकी भी फर्दर क्लियर हो जाएगा। बाकी क्या पूछ रहे हैं बेटे? मैंने कहा सर जब इसकी बाकी एक्सरसाइज करेंगे तो अगर कोई मिस्टेक होगी तो वो भी पता लग जाएगी। हम्म। हाँ, मेन चीज यही है कि जब आप अटेम्प्ट करोगे ना तो यस वहां सर। पर आपको चीजों का पता चलेगा। थ्योरी में तो हम बस सिर्फ जुबानी कलामी बात चलाते हैं, जिसको मैंने अभी थोड़ा सा इस
ट्रेडिशन को खत्म करने की कोशिश की है कि यहाँ आपको मिसाल एग्जांपल्स दे दे के बताई हैं कि इस तरह से क्वेश्चन पूछने हैं आपने, ये आपकी प्रॉम्प्ट अंडरस्टैंडिंग है, ये आपने स्टांस सोचा है अपना, फिर आपने इस तरह की आउटलाइन बनाई है, इसके फिर जब इसकी फिर सब हेडिंग्स बनेंगी आगे, उसके बाद मैंने आपको ये पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी लिख के बताया है। यहां ये 95 वर्ड्स का बन रहा है, लेकिन वर्ड्स जितने भी उसके अंदर हों, आप इस बात को सिर्फ समझो कि हर पेज पे नया पैराग्राफ बनता हुआ नजर आना चाहिए उसे। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, उसको फौरी आपका थीसिस स्टेटमेंट मिले। अच्छा, बाज बच्चे तो बात ही अपनी थीसिस स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। थीसिस स्टेटमेंट जो है ना, उसकी 3 जगह हैं लिखने की। वो इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में भी आती है, मिड में भी आती है, एंड में भी आती है। तो अगर तो आपकी थीसिस स्टेटमेंट जैसे ये मैंने लिखी कि instead of putting these two methods against each other, it is essential to recognize both outline and traditional classroom instruction have unique and equal unique advantages and limitations. अगर आप अपना इंट्रोडक्शन ही यहां से शुरू करते हो वो भी ठीक है, एंड में लिखते हो तो वो भी ठीक है। जनरली कहा जाता है कि जो थीसिस स्टेटमेंट है, यानी जिसके अंदर आपका स्टांस समोया हुआ होता है, वो इंट्रोडक्शन के एंड में होती है, वो भी ठीक है। दोनों सूरतों में आपने पूरे पेज पे इंट्रोडक्शन नहीं लेके जाना। पेज के एंड से पहले पहले आपने उसको खत्म करना ही करना है, ताकि उसे अगला पैराग्राफ शुरू होता हुआ नजर आए। वर्ड जितने मर्जी लिखो, ये फिर हैंड राइटिंग पे भी तो डिपेंड करता है ना कि कितने वर्ड्स आए हैं किसके। अच्छा, छठे नंबर पे हमारी बात थी स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे। ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है? 3 पार्ट्स